देखो 37 में क्या लिखा हुआ देखो, संदेश लिमिटेड परचेज a running business from Sanchar Limited for 15 lakh payable 10% by check and the balance by the issue of fully paid equity share of ₹100 each at a premium। तो हमने किसी का बिजनेस कितने में परचेज, सॉरी कितने की एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज की अपन ने, वो इसमें नीचे गिवन है। और ये जो 15 लाख है ना, ये क्या है, ये पीसी है, हमने उसका बिजनेस कितने में खरीदा है। जब भी क्वेश्चन आपको परचेज कंसिडरेशन देगा, देखो कुछ बच्चों के डाउट ये आते हैं कि सर अपनी जो गुडविल और जनरल रिजर्व निकाल रहे हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये कब कैलकुलेट करना अपने को, यही पता नहीं चलता। तो जब भी आपको पीसी दिया हुआ होगा ना, तो हमेशा इन दोनों में से एक चीज कैलकुलेट होगी। अब जैसे मैं आपको अगर बिजनेस में सीधा ये बोल दूं कि हमने किसी की बिजनेस की एसेट्स इतनी ली, लाइबिलिटीज इतने की ली, है ना, इसके बदले मैंने शेयर इशू किए, तो क्या इस केस में गुडविल या जनरल रिजर्व आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पीसी बताया नहीं इसने आपको, ठीक है। उस केस में ये जो अमाउंट निकलता है ना नेट एसेट्स, ये हमारा पीसी भी हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो परचेज कंसिडरेशन के केस में जनरल रिजर्व, सॉरी गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब कैलकुलेट करना है? जब हमें पीसी गिवन होगा तो, अदरवाइज अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अपने को इसने दे रखा है अच्छा, क्या फॉर्मूला था हमारे गुडविल का? टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, चलो। गुडविल का फॉर्मूला था गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। और वहीं अगर अपन कैपिटल रिजर्व निकालें, कैपिटल रिजर्व जस्ट उल्टा रिवर्स होगा, नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, ये फॉर्मूला था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो 15 लाख का हमने उसका बिजनेस परचेज किया, 10% तो हमने चेक से पे कर दिए, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट था वो हम शेयर इशू करेंगे। अब इसने हमें ये बताया कि हमने उसकी कौन कौन सी एसेट्स किस वैल्यू पर ली। अब एक चीज और समझना, हम जब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। उसकी एसेट्स, अब चाहे बुक्स में उसकी एसेट्स आ रही है, सपोज कीजिए प्लांट एंड मशीन उसकी बुक में आ रहा 5 लाख, अब मैं जब परचेज करूंगा तो जरूरी नहीं मैं उस 5 लाख की एसेट्स के 5 लाख दूं। हम उसको कहेंगे भाई आज की मार्केट प्राइस अगर देखी जाए ना, तो ये एसेट जो है ये 5 की नहीं है, ये 4,50,000 की है मेरे हिसाब से, है ना। तो ये जो वैल्यू होती है कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू। और ये जो वैल्यू होती है ना वो कौन सी होती है? एग्रीड वैल्यू, मैं कितने में ले रहा हूं। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो बुक वैल्यू से कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते, हम अकाउंटिंग हमेशा एग्रीड वैल्यू से करते हैं। कौन सी वैल्यू से? एग्रीड वैल्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने अब इसकी एसेट्स कौन कौन सी परचेज करी? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। एक लायबिलिटी इसमें, बाकी सब एसेट्स है। लायबिलिटी क्या है? बिल्स पेबल। कह रहा है कि हाँ ट्रेड पेबल। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या तो गुडविल बनेगी या क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसके लिए पहले नेट एसेट चाहिए होगी अपने को, है ना। तो क्या निकाल लें? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स। बताओ नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी एसेट्स ली उसमें से लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो। क्या क्या एसेट्स ली हमने? सबसे फर्स्ट बिल्डिंग, कितने की ली? एग्रीड वैल्यू, ध्यान रखना, एग्रीड वैल्यू 6,50,000। बुक वैल्यू हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो जब नेट एसेट्स निकालोगे एग्रीड वैल्यू आनी चाहिए। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन हमने इसकी परचेज की है 2,50,000। स्टॉक, स्टॉक कितने का लिया? 5 लाख। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000। और ट्रेड पेबल क्या होती है? लायबिलिटी। तो ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसमें क्या क्या है हमारे पास? ट्रेड पेबल कितने का है?
2 लाख एग्रीड वैल्यू। ठीक है, अब देखो इन सब की टोटल करके ले माइनस करूंगा तो जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा नेट एसेट्स। क्या होगा, नेट एसेट्स। तो ये कितना है, 6 इंटू 8 9, 9 इन 5 14, 1650, 1650 में से 2 लाख गए, 14,50,000। यानी किसी का बिजनेस जिससे मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है, 14,50,000 हो रहा है। इसका बिजनेस मैंने कितने में परचेज किया, परचेज कंसिडरेशन गिवन है आपको, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख। तो बताओ यहां गुडविल बनी या कैपिटल रिजर्व? रॉन्ग आंसर, वापस सोचो कैसे बनेगी गुडविल। आपने अच्छा हाँ कम के एसेट से ज्यादा पे किया, ओके। तो इसके बिजनेस से मुझे बेनिफिट हो रहा है 14,50,000 का, और मैंने इसको कितने पे किए, 15 लाख ज्यादा पे किए ना, तो हमारी बनेगी गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख माइनस नेट एसेट से 14,50,000, तो 50,000 की क्या बन गई, गुडविल। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज करते हैं अपन, इधर करा दो जनरल एंट्री है ना, इस पे ज्यादा आ गया हमारे पास। चलो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ऑन बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज करने पर जो भी एसेट्स हमने ली सबको डेबिट करते जाओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किस वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू, ध्यान रखना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,50,000। प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट 2,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2,50,000। अच्छा कोई बताएगा ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल? यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स में दो पार्टीज होती है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। समझ गए, ये दोनों मिला के अगर जो बनते हैं ना वो क्या बनते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, ये बैलेंस शीट जब वापस पढ़ाऊंगा ना तो समझाऊंगा, धीरे धीरे इन चीजों को भी लिखते रहा करो, है ना, ताकि याद रहे अपने को। अच्छा इसके साथ अब एक गुडविल भी तो बनी थी, तो गुडविल भी तो आएगा। इसके लिए तो पूरी अपन ने पहले गुडविल कैलकुलेट की। गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने की गुडविल बनी हमारी, 50,000। ठीक है, ये हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से। 2 में क्या आएगा, 2 में लाइबिलिटी जो टेक ओवर की, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स कितने के, 2 लाख रुपीस के। और 2 में क्या आएगा, 2 वेंडर। वेंडर कौन था यहाँ पर, संदेश लिमिटेड ने संचार से परचेज किया, संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड। यहां पर क्या था हमेशा, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख। ठीक है, अब इसको संचार लिमिटेड को हम जब पे करेंगे तो दो चीजें दे रहे हैं इसको अपन। एक तो अपन इसको हाथों हाथ चेक से पे कर रहे हैं 10% अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए अपन उसको शेयर इश्यू कर रहे हैं, है ना। तो बताओ जब इसको पे करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वैल्यू 15 लाख। 2 में क्या आएगा, एक तो हमने हाथों हाथ इसको चेक से कुछ पे किया टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया चेक से, 10%। 10% किसका होगा, 15 लाख का। 15 लाख का 10% 1,50,000। और अब जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई कितनी, 13,50,000, उसके लिए हम इसको शेयर इशू करेंगे, और वो शेयर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम पे इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स का, जैसे अभी अपन इसको इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब इनमें कितनी वैल्यू आएगी वो अपन को तब तक पता नहीं चलेगी जब तक अपन को ये नहीं पता चल जाए कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने। ठीक है,
नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला था? अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस पर शेयर। अब देखो अमाउंट ड्यू है कितना, 15 लाख माइनस 1,50,000 तो हमने पे कर दिए, कर दिया तो आप, तो 13,50,000 ड्यू है, डिवाइड में कितने का शेयर था, 100 रुपीज का शेयर था जो हमने 20% प्रीमियम पर दिया, तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर, 100 प्लस 20, ठीक है, 13,50,000 डिवाइड बाय 120, कितने आए नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए, 11,250, ये शेयर अपन को इश्यू करना, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 11,250 मल्टीप्लाई 100 और 11,250 मल्टीप्लाई 20, तो ये तो आ जाएगा 11,25,000, 2,25,000, सिंपल करो फटाफट। सुना, और पीछे जब्त कर लेना। जब देखो कंपनी ने शेयर इशू किए पब्लिक में, ठीक है, सपोज कीजिए कंपनी XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, इसने पब्लिक में 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अभी जो 10 रुपीज है ये कंपनी क्या करती है, पार्ट में मांगती है, टुकड़ों में, ठीक है। जैसे कंपनी ने कहा कि पब्लिक से जब आप हमें एप्लीकेशन दो तो 3 रुपीज दे देना, अलॉटमेंट पर आप 4 दे देना, फर्स्ट कॉल पे 2 दे देना और रिमेनिंग जो भी हो सेकंड कॉल पे दे देना, रिमेनिंग कितने बच गए, 1 रुपीज। इस तरीके से कंपनी ने टोटल 10 रुपीज कॉल किए, है ना। अब कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे तो सबका अमाउंट ले लेती है, उसके बाद हम उनको शेयर अलाउट कर देते हैं। अब जैसे मैं शेयर अलाउट करता हूं, मैं उनसे शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट मांगता हूं कि लाओ भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अब जरूरी है क्या कि सारे के सारे शेयर होल्डर आपको ये अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे देंगे? हमने कॉल्स इन एरियर पढ़ा था, आपको याद है क्या होता कॉल्स इन एरियर? हमने पैसा मांगा, ड्यू किया, लेकिन उस शेयर होल्डर ने हमने पैसे नहीं दिए, है ना। तो सपोज कीजिए मैंने कहा कोई शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, या चलो अलॉटमेंट दे दी, फिर मैंने उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने उससे सेकंड कॉल भी मांगी, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के पास में फुल राइट होता है कि जब कंपनी अमाउंट कॉल करती है तो उसके फिक्स टाइम पीरियड में, लाइक 3 मंथ 4 मंथ जो भी कंपनी उसमें डिसाइड करती है, इतने टाइम में अगर पैसा नहीं आए तो कंपनी उनको 1-2 नोटिस भेजती है। नोटिस किस चीज के, कि आपके इस शेयर के ऊपर इतना अमाउंट क्या पड़ा है, ड्यू पड़ा है, या तो फटाफट डिपॉजिट कराओ। और ये नोटिस कम से कम 14 दिन का तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना। या तो इसका अमाउंट डिपॉजिट करा दो, अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया तो हम आपके शेयर क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जब्त, यानी आपके नाम से जो शेयर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उसको हम कैंसिल कर देंगे, अब आपका वो शेयर नहीं माना जाएगा। प्लस जो भी पैसा आपने अभी तक हमें डिपॉजिट भी करा है ना, वो भी हम खा जाएंगे, लौटाएंगे नहीं। जो भी अमाउंट आपने दे दिया वो आपको रिफंड नहीं होगा। इट इज कॉल्ड फॉरफीचर। तो फॉरफीचर क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट पर अपने अमाउंट को पे नहीं करता तो कंपनी के पास में राइट होता है, कंपनी उसको एक नोटिस देकर उसके शेयर क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। अच्छा ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट कॉल के बाद हम सेकंड कॉल भी करें। अगर किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दिए तो भी मैं उसको हाथों नोटिस देके उसके शेयर फॉरफिट कर सकता हूं। हम सेकंड कॉल का वेट नहीं करते कि भाई मैं सेकंड कॉल भी करूंगा फिर देखूंगा वो पैसे देगा कि नहीं देगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो कंपनी के पास में फुल राइट है। किस चीज का राइट है, कि अगर ड्यू डेट पर उसने पेमेंट नहीं किया तो उसके शेयर हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या होती है। सपोज कीजिए मैंने कहा ये 1 लाख शेयर मैंने इश्यू किए थे, इस 1 लाख शेयर्स में से कुछ शेयर होल्डर थे जिनके पास कितने शेयर पड़े थे, 2000 शेयर। उसने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं की, उसने मुझे सेकंड कॉल पे नहीं की, और मैंने इसके शेयर कर लिए फॉरफिट। अब फॉरफिट के बाद क्या होगा, फॉरफिट करने के बाद में यही शेयर मैं वापस री इश्यू करूंगा। क्या करूंगा, री इश्यू, किसी और को दे दूंगा। ठीक है, अच्छा शेयर फॉरफिट करने पर कंपनी को प्रॉफिट होता है क्या, डेफिनेटली होता है। बताओ कैसे, जो भी उसने पैसा दिया हमें वो तो हमने खा ली।
डकार मार ली। ये जो पैसे हैं, ये पैसे हमारे लिए प्रॉफिट है। अब कंपनी क्या कर सकती है, इन शेयर को जो कंपनी ने क्या किए, फॉरफिट, इन शेयर को वो क्या कर सकती है, री इश्यू कर सकती है। री इश्यू, वापस किसी और को इश्यू कर देगी, और इश्यू करते टाइम वो कंपनी चाहे तो इन शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, बट फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इश्यूड ऑन डिस्काउंट। और डिस्काउंट मैक्सिमम कितना होगा पता है, जितना हमने पहले अमाउंट क्या किया, फॉरफिट किया। जैसे मैंने कहा इस 2000 शेयर पर उसने मुझे एप्लीकेशन तो दी, अलॉटमेंट भी दिया, तो उसने आज तक मुझे क्या क्या दे रखा है, 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 4 रुपीज अलॉटमेंट के, यानी उसने मुझे 7 रुपीज अभी तक पे कर रखे हैं। क्या पे नहीं किया, 3 रुपीज पे नहीं किया, तो हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो मेरे पास में इन शेयर के ऊपर 7 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ द शेयर। जब भी हम शेयर्स री इश्यू करते हैं तो उस टाइम हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो होगा जो आपने शेयर फॉरफिट करते वक्त फॉरफिट किया हुआ जो अमाउंट होता है, वो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, यस। तो ये मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट। यानी कि क्या ये 2000 शेयर में 3 रुपए में भी दे सकता हूं क्या, लोगों को दे सकता हूं, 3 रुपए तक दे सकता हूं। ठीक है, अब कंपनी वास्तव में देती नहीं, कंपनी 10 का शेयर जो है वो 9 में दे सकती है, 8 में, 7 में, 2-3 रुपए डिस्काउंट देती है, पूरा डिस्काउंट वो नहीं देती। ठीक है सर, अगर वो पूरा डिस्काउंट नहीं देती तो बाकी का अमाउंट का क्या करती है। अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, हम शेयर फॉरफिट क्यों करते हैं। दूसरा, फॉरफिट करने के बाद हम उनको री इश्यू करते हैं। री इश्यू करने पर क्या हम डिस्काउंट दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना पहले शेयर पर हमने अमाउंट फॉरफिट कर रखा है। सर अगर हमने पूरा फॉरफिट किया वाला अमाउंट डिस्काउंट नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो जो पैसा बच गया उसका क्या करना है। तो ये जो आप अमाउंट फॉरफिट करते हो ना, फॉरफिट करते वक्त इस अमाउंट के लिए जो अगला दे चुका है मुझे, उसके लिए मैं एक अकाउंट ओपन करता हूं जिसका नाम ही क्या होता है, फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जो पैसा उसने मुझे दे दिया ना, वो मैं शेयर फॉरफिटेड में डाल देता हूं। क्लियर, जो पैसा उसने मुझे दे दिया वो मैं कहां डाल देता हूं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। और फिर जब मैं डिस्काउंट देता हूं तो इसी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से मैं क्या करता हूं, डिस्काउंट दे देता हूं। क्लियर, 7 रुपए यहां पर फॉरफिट किए। सपोज कीजिए शेयर मैंने किसी को 5 में दे दिया, तो डिस्काउंट कितना दे दिया, 5 रुपए। तो इस 7 में से 5 तो गए, रिमेनिंग जो 2 रुपए बचते हैं उसका क्या करना है। इस अमाउंट को जब आप रीइश्यू कर देते हो शेयर, रीइश्यू करने के बाद अगर शेयर फॉरफिटेड में कोई बैलेंस बच जाता है तो इसे हम एक स्पेशल अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम होता है, कैपिटल रिजर्व। ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चन बनते हैं 1-1 मार्क्स के आराम से। शेयर फॉरफिट करने पर फॉरफिटेड अमाउंट किस अकाउंट में जाता है, फॉरफिटेड अकाउंट में। शेयर रीइश्यू करने पर डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, जितना हमने फॉरफिट कर रखा है। फॉरफिट किया हुआ अमाउंट अगर आपने रीइश्यू करने पर डिस्काउंट दे दिया तो ठीक है, अगर कुछ अमाउंट बच जाता उसमें तो वो अमाउंट कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में। यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। बस यही है आपके शेयर फॉरफिचर का पूरा प्रोग्राम। अब देख के मुझे बताओ यहाँ कितनी एंट्रीज होनी चाहिए इन सब की मिला के, 3। कितनी एंट्री होनी चाहिए, 4। वेरी गुड। और कोई और। पहली एंट्री कौन सी होगी पता है, फॉरफिट करने पर। तो इस केस में हमारी जितनी एंट्रीज होंगी, सबसे फर्स्ट एंट्री होगी ऑन शेयर फॉरफिचर, जब हम शेयर का फॉरफिचर कर लेंगे। दूसरी एंट्री होगी रीइश्यू करने पर। क्या होगी, रीइश्यू करने पर। और तीसरी एंट्री होगी अगर इस रीइश्यू करने के बाद कुछ फॉरफिटेड का बैलेंस बचा हुआ है तो उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डालना है। ठीक है, यानी थर्ड एंट्री होगी बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट जब अपन रीइश्यू करेंगे ना उस टाइम एडजस्ट हो जाएगा।
तो 3 एंट्रीज करनी है अपने को। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉरफीचर पर, सेकंड और थर्ड। अब बात कर रहे हैं सर एंट्रीज करेंगे क्या। सबसे फर्स्ट एंट्री ऑन फॉरफीचर, ऑन फॉरफीचर अकाउंट, ऑन फॉरफीचर क्या एंट्री होनी चाहिए? जो भी आपने जर्नल एंट्रीज इश्यू करते टाइम करी थी, इश्यू करते टाइम, उसका जस्ट रिवर्स एंट्रीज होने वाली है फॉरफीचर करेंगे तो। इश्यू करते हैं तो बताओ हम क्रेडिट किसको करते हैं? वो डेबिट होगा सबसे पहले, तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इश्यू करते टाइम हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इश्यू करते वक्त एक चीज और क्रेडिट करते हैं हम, वो भी डेबिट होगा, लेकिन कब? अब यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया तभी हम इसको क्या करेंगे? वापस डेबिट करेंगे। लेकिन अगर उसने प्रीमियम दे दिया, चुका दिया, तो यहां प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, शो ही नहीं करना। मान लेना वो शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुए ही नहीं थे। क्या बोला मैंने लाइन? अगर प्रीमियम उसने पे कर दिया तो वो प्रीमियम का अमाउंट चुपचाप लेके जेब में डाल देना है। अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो हमें उसको चिल्ला चिल्ला के बताना है तूने प्रीमियम नहीं चुकाया, ठीक है। तो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये कब डेबिट होगा? इफ प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम नॉट पेड, अगर पे नहीं हुआ तो। क्लियर? तो दो ही चीजें अपन क्रेडिट करते थे, बताए वहां पर इश्यू करते वक्त, ये दो अकाउंट, इनको हमने वहां पर डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या क्या करते थे अपन? टू साइड में। अब टू साइड में देखो समझना, अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हो, जो अपन ने किया भी था, आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं भी ओपन करो ना उन एंट्रीज में, तो भी काम चल सकता है, पता है। लिखो ही मत कहीं कॉल्स इन एरियर, सीधा अमाउंट ही कम कर दो, और आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट वहां पर ओपन करते हो तो वहां डेबिट किया होगा आपने, तो यहां पर आके मुझे क्या करना है? उसको क्रेडिट करना। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो उसने नहीं दिया, ठीक है। और जो उसने दे दिया हमें, उस अमाउंट का क्या करना है? जो दे दिए उसने मुझे पैसे, शो कैसे नहीं करेंगे, वो हमने फॉरफिट कर लिया ना, वो जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये क्या है? नॉट पेड, और ये क्या है? विच इज पेड। जो उसने चुकाया नहीं है, पे नहीं किया, वो कॉल्स इन एरियर में चला गया, और जो पे कर दिया वो शेयर फॉरफिटेड में चला गया। सिंपल है। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिटेड। अब इन्हीं शेयर्स को अपन क्या करेंगे भाई? री इश्यू। अच्छा एक चीज और, आप इसकी जगह कॉल्स इन एरियर का अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, क्योंकि कई स्कूल्स में है जहां पर आपको ओपन नहीं करवाएंगे अकाउंट, तो आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया है ना, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? अब यहां पर हमें वो लिखना जो उसने नहीं दिया। जैसे अलॉटमेंट नहीं दी तो क्या लिखूंगा? शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर सेकंड कॉल। ये भी आप लिख सकते हो। वही कह रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यानी उसने क्या नहीं दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको ना ऐसा भी एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, अपन बिना कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किए हुए डायरेक्टली एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इजी भी है और कई स्कूल्स वाले उसको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। बाकी तरीका हमारा ये भी है अल्टरनेटिव। सेकंड मेथड, सेकंड एंट्री क्या होगी? पहला तो फॉरफिट कर लिया, अब क्या करूंगा? इन शेयर्स को री इश्यू। शेयर री इश्यू करने पर क्या एंट्री होनी चाहिए? शेयर री इश्यू कर रहा हूं अब मैं, सोचो क्या होगा? पैसा आएगा, शेयर इश्यू करेंगे तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक
अकाउंट डेबिट। क्या जरूरी एक पूरा अमाउंट आएगा? नो। अब डिस्काउंट भी तो दे सकते हैं। 10 का शेयर था, 8 रुपए आए, 2 रुपए डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट कहां से यूज लूंगा? इस फॉरफिटेड में। फॉरफिट क्या ना अमाउंट, ये तो पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा कि अगर शेयर जब मैं रीइश्यू करता हूं, रीइश्यू करने पर अगर मैं उसको डिस्काउंट दे दूं तो ये डिस्काउंट कहां से यूज लेंगे? इस शेयर फॉरफिटेड में से। तो ये फॉरफिटेड का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। यहां क्या आएगा? डिस्काउंट। और 2 में बताओ क्या बन जाएगा वापस? टू शेयर कैपिटल, कैपिटल बन गई। अच्छा, कई बार आप ये शेयर है ना प्रीमियम पर भी तो इश्यू कर सकते हो, या तो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इश्यू हुआ तो ये लोग टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। उस केस में या तो क्या आएगा? डिस्काउंट, और या क्या आएगा? प्रीमियम। दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों साथ नहीं आ सकते। ठीक है। थर्ड एंट्री। अब तीसरी एंट्री किसकी होती थी? बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट, यानी इस फॉरफिटेड में कुछ बैलेंस भी तो बचा रह सकता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने पैसा जो जब्त किया फॉरफिट वो 10,000 किया, डिस्काउंट 2,000 ही दिया, तो 8,000 बचे हुए ना। इसका क्या करना है? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है। तो थर्ड एंट्री हमारी होगी बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कौन बताएगा एंट्री क्या होनी चाहिए? फॉरफिचर बना तो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। पता कोई चीज क्रेडिट है उसको कम करना है, डेबिट करो। यही तो रूल है अकाउंट्स में। प्लस माइनस थोड़ी होता अपने यहाँ। क्या होता है? कोई चीज क्रेडिट है उसको खत्म करना है, डेबिट कर दो। कोई चीज डेबिट है उसको खत्म करना है, क्रेडिट कर दो। तो जब ये फॉरफिटेड बना तो हमने इसको क्रेडिट किया, फिर पता हमने कुछ यूज ले लिया तो कम हो गया, डेबिट कर दिया। अब और कम करके कहां डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक था इसका। लास्ट में ये होता है। पहले हमने शेयर इश्यू किए पब्लिक में, फिर हमने अदर देन कैश में इश्यू किए, फिर अब अपन को क्या करना है? शेयर इनके फॉरफिट करने। ठीक है। फटाफट एंट्रीज उतारो, उसके बाद मैं एक एक से एंट्रीज पूछूंगा, फिर अपन आज इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 39 में आइए। कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किए बिना एंट्रीज करेंगे अपन, यानी कि यहाँ कॉल्स इन एरियर की जगह जो हमने पे नहीं किया वो आएगा। अलॉटमेंट पे नहीं किया उसने, क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इश्यू करने पर पता है अलॉटमेंट डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? शेयर इश्यू करने पर डेबिट, ड्यू होने पर हमेशा डेबिट होता था ना, इसलिए यहाँ वापस क्रेडिट करते। ठीक है। फर्स्ट कॉल वहां डेबिट करते थे, यहाँ क्रेडिट करते। जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है इसमें। तो निकालिए क्वेश्चन नंबर 39। इस सैटरडे को है ना आपके यहां तक के सारे क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना, और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सैटरडे, कल नहीं करेंगे, मैंने आज इनको यही बोला। बुक के क्वेश्चन अभी फिलहाल जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है? हमने कितने शेयर इश्यू किए भाई? 20,000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज का, 10 ईच। पेबल 8 पार। 8 पार का मतलब क्या हुआ? 10 का 10 भी देना है। हाँ, ऑन एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर हमने अमाउंट कैसे कॉल किया है? ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपीज। ठीक है। अब कह रहा है गणेश वॉज अलाउटेड। अब इनमें से एक शेयर होल्डर था, कौन? गणेश। कौन था? गणेश। गणेश जी आ गए। गणेश जी को हमने 100 शेयर अलाउट किए। कितने? 100। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ द शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसने कुछ केस बताया आपको। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? केस नंबर 1 कह रहा है कि इफ
गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हीज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। हाथों हाथ हमने इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। अब बताओ गणेश ने क्या पे नहीं किया। अच्छे से देखना है इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसने में सिर्फ अलॉटमेंट पे नहीं की और हमने उसके शेयर हाथों हाथ क्या कर लिए, फॉरफिट। क्या मैंने इससे फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की क्या, नहीं की ना, फर्स्ट कॉल की ना सेकंड कॉल की। अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। और मैंने अभी आपको बोला भी था कंपनी के पास पूरा राइट होता है, अगर एक भी चीज ये पे नहीं करेगा तो कंपनी हाथों हाथ उसके शेयर फॉरफिट कर सकती। इस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। अच्छा, इसने किस किस चीज की एंट्रीज पूछी, ओनली शेयर फॉरफिचर की एंट्रीज पूछी है, रीइश्यू की एंट्री नहीं बोली इसने क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इस केस में हमारी देखो एंट्री क्या होगी। फिर से कह रहा हूं लिखना मत, अच्छे से सुनना, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पेज आने वाला है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं यहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से शेयर थे, इक्विटी, तो यहां पर इक्विटी भी लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सुनना जो मैं कह रहा हूं, इसमें अमाउंट क्या आता है मालूम है, इसमें अमाउंट वो आता है जो कंपनी ने अभी तक कॉल किया हुआ है। मैं इसको वापस डेबिट क्यों करता हूं पता है, क्योंकि मैंने उस टाइम क्रेडिट किया था इश्यू करते वक्त। जो चीज मैंने उस टाइम क्रेडिट की उसको अब मैं डेबिट कर रहा हूं। क्या मैंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट और सेकंड कॉल का अमाउंट के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, क्या किया ही नहीं। तो यहां अमाउंट कितना आएगा, जो अमाउंट कंपनी ने कॉल कर रखा है, कॉल मतलब मांग रखे। बताओ अभी तक कंपनी ने क्या मांगा, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, ये तो मांगे ही नहीं है। तो क्या आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहां पर कितना अमाउंट आएगा, 100 शेयर पर मल्टीप्लाई 3 and 2 दोनों 5 रुपीज, जो कंपनी ने कॉल किया। ये पॉइंट समझ में आया। अमाउंट कौन सा आएगा, जो कंपनी ने कॉल किया। अब क्वेश्चन अगर बोलता उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो अब हमने कितने मांगे होंगे, तीनों मांग लिए होंगे। समझ गए ना, लास्ट के बाद होता तो हमने सारे मांग लिए थे। तो 100 into 5 कितने हो गए, 500। अब प्रीमियम की तो बात ही नहीं आती, क्यों, प्रीमियम पे तो शेयर इश्यू नहीं हुए थे, तो प्रीमियम को तो हटाओ। 2 में अब हमें क्या लिखना है, जो उसने पे नहीं किया। बताओ उसने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने पे नहीं किए इसने, 100 into 3 रुपीज, 300 पे नहीं किए। और जो इसने पे कर दिए उसका क्या करना है, फॉरफिट कर लो। किस अकाउंट में चला जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आया। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज जहां बच्चे गलती करते हो ये है, यहां उनको समझ नहीं आता क्या लिखना है। जो भी अमाउंट आपने कॉल किया, वो जो एंट्रीज लिखी ना उसमें लिख देना विच इज कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो लिखा ना फर्स्ट एंट्री में, उसके आगे लिखना विच इज कॉल्ड, जो आपने कॉल किया। चलिए अब बी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, केस नंबर 2 कह रहा है, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हीज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। क्या बोला इसका मतलब, अलॉटमेंट तो उसने पे करी नहीं, साथ ही साथ में उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की और हमने उसके शेयर कर लिए फॉरफिट। इस बार हमने क्या क्या मांग लिया, फर्स्ट कॉल तक अमाउंट कॉल कर लिया। ठीक है, अब बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट यानी इफ लिख दूं, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नॉट पेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, क्या एंट्री होनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन बताओ यहां कितना अमाउंट आना चाहिए, 800 कैसे आया, जितने रुपए आपने अभी तक मांग रखे हैं। क्या क्या मांग रखे, देखो मांगने की बात हो रही है, उसमें दिया नहीं दिया बात नहीं हो रही। हमने मांगा क्या क्या है, हमने 2 रुपए मांग लिए, हमने अलॉटमेंट भी मांग ली और हमने फर्स्ट कॉल भी मांग ली। तो हमने अभी तक टोटल 336 into 8 रुपीज अभी तक कॉल कर लिए। अब 2 में उसने क्या पे नहीं किया, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने की थी अलॉटमेंट,
100 इंटू 3 रुपीज 300 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कितने की थी? 100 इंटू 300। और जो उसने पे कर दिया वो हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट। किस अकाउंट में डाल देंगे? शेयर फॉरफिटेड में। कितने अमाउंट हमने अभी तक उसके रिसीव कर लिए? 2 रुपीज तो उसने दिए अपने को। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आप चाहो तो यहाँ है ना बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, ठीक है। 200 और कैलकुलेट भी करना है तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सर सी वाला केस तो हम करके बताएंगे। ठीक है बेटा, करके बताओ।